हम लोग मूल ढांचे के सिद्धांत पर बात कर रहे थे। आपसे बात आई थी कि मूल ढांचे के सिद्धांत में 5 चीजें उन्होंने केशवानंद भारती में ही मूल ढांचे का भाग ये घोषित की थी। सबसे पहला सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, तीसरा सेकुलरिज्म, चौथा सेपरेशन ऑफ पावर्स और पांचवा जो फेडरलिज्म था, संघात्मक शासन व्यवस्था। इन 5 चीजों को उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट ये केशवानंद भारती में ही घोषित किया। लेकिन ये बड़े सामान्य शब्द हैं। सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इन सामान्य शब्दों का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए किया ताकि आगे जब विभिन्न स्थितियां पैदा होंगी तब ये जाना जा सके कि क्या इन स्थितियों से सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये डिस्टर्ब हो रही है। अगर आप बहुत निश्चितता के साथ, बहुत स्पेसिफिकली किसी बात को डिसाइड कर देंगे तो फिर उससे अलग हटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो क्रिमिनल लॉ होता है उसे इनेक्ट करने की जो तकनीक होती है वो ऐसी होती है कि एकदम स्पेसिफिकली बताएंगे कि चोरी ये है, और फिर उससे इतना सा भी इधर उधर नहीं हुआ जा सकता। बिल्कुल एकदम स्पेसिफिकली जब कोई जंगम संपत्ति किसी के कब्जे से बिना उसकी सम्मति के बेईमानीपूर्ण आशय से, ठीक है, ली जाती है, अब लेना कैसे होगा ये स्पष्टीकरणों में उन्होंने बताया। तो एकदम क्लियरली, एकदम स्पेसिफिकली। लेकिन जहां तक अमेंडेबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात थी तो उन्होंने जानबूझकर इन 5 शब्दों का इस्तेमाल किया और इसमें निर्वचन की पर्याप्त गुंजाइश रखी ताकि कंक्रीट सिचुएशन, जब फैक्ट्स सामने आए, तथ्यात्मक स्थिति सामने आए, तब उसे इन शब्दों के अंतर्गत लाया जा सके। अगर आप बहुत स्पेसिफिकली बता देंगे कि सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये बेयर है, तो बेयर तो 2 तरह से पढ़ा जा सकता है। एक शाब्दिक तरीके से, जैसे विधि शब्द आपने पढ़ लिया तो विधि का मतलब है इनेक्टेड लॉ, जो कानून की तरह पास हुआ है। कानून बनने की जो प्रक्रिया है उससे जो पास हो गया वो कानून है। लेकिन एक इसका लिबरल अर्थान्वयन है कि अगर कुछ ऐसा पास कर दिया गया उस प्रक्रिया से, जो प्रक्रिया बताई गई है कानून को पास करने के लिए, जो कि किसी भी सूरत दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी भी आदमी के द्वारा कानून माना ही नहीं जा सकता, तो क्या सिर्फ आपने उस प्रक्रिया से, जो प्रक्रिया कानून बनाने की बताई गई है, उससे पास कर दिया है सिर्फ इसलिए हम उसे कानून मान लें? ठीक है ना? तो कोई भी सामान्य बुद्धि का मनुष्य ये बताएगा कि भाई वो कैसे कानून माना जा सकता है। अर्थात कानून यानी विधि, इस शब्द के 2 अर्थ हो सकते हैं। एक वो जो कानून शब्द पढ़ने से सामान्य व्यक्ति निकालता है, और एक वो जो कानून शब्द का अर्थ समझा जाना चाहिए। ठीक है, ये 2 अर्थ हो सकते हैं। तो विभिन्न संदर्भों में कौन सा अर्थ ग्रहण किया जाए
ये बात या ये सुविधा तभी बची रहेगी जब आप जिस शब्द का इस्तेमाल करें वो जनरल हो, सामान्य हो। जिसे आपने अनुच्छेद 21 में ये लिख दिया होता कि अधिनियमित विधि की प्रक्रिया के बिना किसी भी व्यक्ति की प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का हनन नहीं किया जा सकता, तो फिर मेनका गांधी में कुछ करने को बचा ही नहीं भाई। फिर तो उन्होंने लिख रखा है ना, इनेक्टेड लॉ की जो फॉर्म है वो स्पेसिफाइड कर दी उन्होंने। अब लॉ की वही किस्म होनी चाहिए, उसके अतिरिक्त लॉ की किसी किस्म के बारे में आप सोच ही नहीं सकते। इसलिए जो विधायक गण होते हैं, यानी जो अधिनियमन करते हैं विधियों का, वो एक तकनीक अपनाते हैं और वो तकनीक वो उन विधियों को छोड़कर जो विधियां दायित्व उत्पन्न करती हैं उन सब विधियों में अपनाते हैं जो अधिकार उत्पन्न करती हैं। विधियां प्रकृति से दो प्रकार की हैं, एक जो दायित्व पैदा करेंगी और एक जो अधिकार देंगी। और फिर विधियों का अन्य प्रकार भी है कि वे अधिकार और दायित्व किस प्रकार उत्पन्न होंगे, उस प्रक्रिया को निर्धारित करने वाली विधियां वो भी होती हैं, उन्हें प्रोसीजरल लॉ कहते हैं। और इन वाली विधियों को हम सबस्टेंटिव या तात्विक विधि ये कहते हैं, सबस्टेंटिव लॉ या तात्विक विधि। तो क्रिमिनल लॉ और लॉ ऑफ टैक्सेशन, यानी जो टैक्स अधिरोपित करती हैं विधियां, दोनों को दायित्व उत्पन्न करने वाली विधि माना जाता है, क्योंकि एक धनी दायित्व उत्पन्न करती है, आपको अमुक टैक्स देना है अपनी आय पर, और दूसरा आपके शरीर पर दायित्व, और कई बार संपत्ति पर भी जब जुर्माना वगैरह लगाते हैं। तो दायित्व उत्पन्न करने वाली विधियों के अधिनियमन का तरीका यह होता है कि स्पेसिफिक शब्द हम लोग पढ़ेंगे। लूट, उन्होंने कहा प्रत्येक लूट इसमें या तो चोरी होती है और या उद्दापन। और हम लोग पढ़ के आए हैं कि एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव जो एक बार स्पष्ट किया गया पूरी बीएनएस में वही मानेंगे। तो जब उसने कहा कि लूट में या तो चोरी होती है या उद्दापन, इसका मतलब उद्दापन और लूट चोरी की जो परिभाषा हमने वहां पढ़ रखी है वही लागू होगी। यानी 303 और जो झपट मारी वो भी चोरी के एक स्वरूप में आ गई, ठीक है। और उद्दापन यानी 308 तब तक चलवन, या तो वो होगा या वो होगा, ठीक है। स्पेसिफिक शब्दावली का उपयोग। लेकिन जहां अधिकार प्रदाता विधियां हैं, जहां अधिकार मिलने वाले हैं, वहां स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं होती है। इसीलिए अनुच्छेद 21 में उन्होंने यह नहीं लिखा कि अधिनियमित विधि की प्रक्रिया के बिना विधि शब्द का उपयोग किया, ताकि जब संदर्भ पैदा हो, जब कोई स्थिति पैदा हो, तो उस स्थिति के अनुरूप विधि शब्द की व्याख्या करने का जो क्षेत्र है, जो सुविधा है, वो संबंधित प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध रहे। इसीलिए जब ए.के. गोपालन या मेनका गांधी की परिस्थिति पैदा हुई, तब उस परिस्थिति में जो विधि लागू हो रही थी, उस विधि को अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त विधि शब्द की परिभाषा के अंतर्गत माना जाए या न माना जाए, इस विषय पर मत निर्माण करने की सुविधा यह उच्चतम न्यायालय को प्राप्त रही है। अगर वो स्पेसिफिक लैंग्वेज ये इस्तेमाल कर लेंगे तो इस सुविधा प्राप्ति नहीं रहेगी।
इसलिए उन्होंने कहा सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसीलिए हमने कहा था कि सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हो जाएगा? युक्ति का शासन, कानून का शासन। और हमने उस दिन यह भी कहा कि कानून का शासन ये शब्द उपयोग नहीं किए, लेकिन सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ही होता है कानून का शासन। और हमने यह भी कहा था कि रूल ऑफ लॉ, इसमें फिर जो लॉ शब्द आएगा, इस लॉ शब्द के अर्थ भिन्न भिन्न स्थितियों में भिन्न भिन्न लिए जा सकते हैं, क्योंकि लॉ शब्द के अर्थ दो होंगे ही। और कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस में जब रूल ऑफ लॉ की बात होती है तो वो सेपरेशन ऑफ पावर से अविच्छिन्न रूप से जुड़ा रहता है। कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस में हमने कहा ना कि किस सेंस में हम बात कर रहे हैं, उस सेंस में शब्दों का अर्थ बदलता है। और जब उस सेंस में आप कभी कॉमेडियन को देखिए तो शब्दों के वही अर्थ जो उस संदर्भ में समझे जाने चाहिए, ठीक है, उन्हें न समझकर किन्हीं अन्य अर्थों को, जो अर्थ किसी अन्य संदर्भ में पहुंचे समझे जाएंगे, उनको प्रयोग करके हंसी पैदा करता है। ठीक है, जैसे किसी बस में, ठीक है, परिवार नियोजन के प्रचार के लिए लिखा हुआ, मान लीजिए ये लिखा हुआ है कि 2 या 3 बस, ठीक है। अब कोई कॉमेडियन होगा तो वो इसे इस तरह पढ़ेगा कि भाई आपने लिख तो रखा है 2 या 3 बस, यहां तो 20 बसें खड़ी हैं, 20 बस खड़ी हैं। अब संदर्भ शब्द वही है, संदर्भ बदला, अर्थ बदल गए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस में जब हम रूल ऑफ लॉ को समझते हैं तो उसका अर्थ होता है कि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, ये स्टेट के 3 आर्गन, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, इन्हें जो काम दिया गया, ठीक है, क्या वाकई इन्होंने वही काम किया है? ठीक है ना। जैसे लेजिस्लेचर को कानून बनाने का काम दिया गया है, तो क्या उसने वाकई कानून बनाया है? ऐसा तो नहीं कि कानून बनाने के नाम पर न्यायिक निर्णय पारित कर दिया हो। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम इंदिरा गांधी राजनारायण पर बात करने जा रहे हैं, इसलिए हम बात आपको इतना समझा कर लाए हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि विधायिका ने कानून बनाने के नाम पर न्यायिक निर्णय यह पारित कर दिया हो। कहीं ऐसा तो नहीं जुडिशरी न्यायिक निर्णय के नाम पर कार्यपालिकी कृत्यों को अंजाम देने लगी हो। यह स्थिति देखने को मिली थी कोविड में, इसीलिए इसकी चर्चा कर रहा हूं। और इसमें फिर सरकार ने बाकायदा सख्त स्टैंड लिया था, और बाकायदा मुझे खूब याद है कि अटॉर्नी जनरल ने एफिडेविट फाइल किया था और कहा था कि हमारे पास विशेषज्ञ हैं, हमारे पास विशेषज्ञता है, हम ये जान सकते हैं कि हमें इन परिस्थितियों में क्या करना चाहिए, इसलिए कृपया इस क्षेत्र में हस्तक्षेप न करें। क्योंकि बड़े लोगों के बीच बात होती है तो कोई तू तड़ाक से बात नहीं होती, भाषा उतनी ही मर्यादित और गरिमापूर्ण रहती है। लेकिन ये कहा तो रूल ऑफ लॉ जब कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस में देखा जाएगा तो उसका मतलब ये होता है कि जो काम जिसको दिया गया, क्या उसने वही किया है? उस काम को करने के नाम पर कुछ और तो नहीं कर दिया, ठीक है। और जो शक्ति उसे नहीं है, क्या उसका उपयोग तो नहीं कर लिया? क्योंकि कानून का मतलब यह हुआ कि आपको बताया गया कि आप यही करेंगे तो उतना ही करिए, और जिन मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए करेंगे उन मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए करिए। अगर उन मर्यादाओं में से किसी का उल्लंघन है तो भी आपने काम नहीं ठीक से किया है, और वो नहीं किया तो ठीक से नहीं, तब तो नहीं किया है। और ये घोषित करने का काम
न्यायपालिका को दिया गया। इसका मतलब यह हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, जिसे आप कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहते हैं, संविधानवाद, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये दोनों एक ही शब्द हैं, कहने का अंतर है सिर्फ, और ये बिना रूल ऑफ लॉ के संभव नहीं है। ठीक है ना? इसीलिए रूल ऑफ लॉ इसेंशियल फीचर है। ये मान्यता प्राप्त करेगा मिनर्वा मिल में। चर्चा शुरू हो जाएगी इंदिरा गांधी में, चर्चा शुरू हो जाएगी, लेकिन मान्यता प्राप्त करेगा मिनर्वा मिल में। सेपरेशन ऑफ पावर, यह भी आवश्यक रूप से जुड़ा हुआ है सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के, इसीलिए उसको अलग हेड में उन्होंने केशवानंद भारती में रखा है। इसके 5 चीजें जो केशवानंद भारती में बताई हैं, वे अंतिम नहीं है। जैसे रघुनाथ राव में आएगा कि अनुच्छेद 14, यह भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ठीक है ना? और हमारे यहां यह भी कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ अनुच्छेद 14 के माध्यम से सुनिश्चित किया गया, क्योंकि अनुच्छेद 14 कहता कि विधि के समक्ष समता होगी। और हमने जब अनुच्छेद 14 पर बात की थी तो हमने कहा था कि समता हो ही नहीं सकती जब तक निरंकुशता है। अगर हमें यह अनुमति है कि हम चाहें इन्हें और चाहें इन्हें बिना कोई कारण बताए प्रिविलेजेस, विशेषाधिकार दे दें, तो समता हो ही नहीं सकती, क्योंकि मेरा मन जब आएगा तो हम कर देंगे गड़बड़, तो समता कहां आएगी? इसीलिए कहा जाता रूल ऑफ लॉ। ये अनुच्छेद 14 के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता, लेकिन ये एक कॉन्टेक्स्ट में रूल ऑफ लॉ है। एक बात को एक कॉन्टेक्स्ट में नहीं, विभिन्न संदर्भों में समझना चाहिए, और विभिन्न संदर्भों में किसी भी शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। तो रूल ऑफ लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन के सेंस में समझते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस में समझते हैं, तो उसका यह अर्थ भी निकलता है कि आप अपनी शक्तियों के मुताबिक काम करेंगे। व्हाटएवर द राइट्स हैज बीन प्रोवाइडेड टू यू बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन, यू मस्ट एक्सरसाइज दैट एंड अंडर दोज लिमिटेशंस व्हिच हैज बीन इम्पोज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ओवर योर एक्सरसाइज। इसको रूल ऑफ लॉ कहते हैं। इसलिए किसी शब्द को पकड़कर नहीं बैठना चाहिए। आपने उसका एक अर्थ जान लिया, ठीक है, वो अर्थ आपने जिस संदर्भ में जाना उस संदर्भ में सही है, अन्य संदर्भों में उसके ये अन्य अर्थ भी हो सकते हैं। तो सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें रूल ऑफ लॉ शामिल ही है। इसके बिना सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो ही नहीं सकता। और जनरल शब्द का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है ताकि निर्वचन की सुविधा रहे, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने 5 बड़े सामान्य से शब्द इस्तेमाल किए और कहा यह बेसिक स्ट्रक्चर है, ताकि आगे आने वाली स्थितियों में यह जाना जा सके कि उन स्थितियों में जो कुछ किया गया, क्या वो सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को समाप्त करता है, क्या वो सेपरेशन ऑफ पावर को समाप्त करता है, क्या वो सेकुलरिज्म के अगेंस्ट है, क्या वो फेडरलिज्म के अगेंस्ट है, क्या वो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट को समाप्त करेगा। ठीक है, और यदि तो वो बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, वो नहीं किया जा सकता। ये आपका निर्धारित होकर केशवानंद भारती में आया। केशवानंद भारती कब डिसाइडेड है? 24 अप्रैल 1973। जब भी हम डेट बोलें तो आप उसे कंफर्म जरूर कर लें, क्योंकि गलती हमसे भी हो सकती है, लेकिन जहां तक होता है अवॉइड करते हैं, न हो फिर भी हो सकती। तो 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती डिसाइड हो गया। लेकिन केशवानंद भारती डिसाइड होने से गवर्नमेंट खुश नहीं थी। ठीक है, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, हमें जो कांग्रेस से नफरत होती है वो इन्हीं विषयों पर होती है। ठीक है, और इन्हीं विषयों के कारण होती है। हमने ढूंढ ढांड के निकाला है 39th अमेंडमेंट, आपको पढ़कर सुनाएंगे अभी कि 39th अमेंडमेंट की भाषा क्या है, जरा देखिएगा। इंदिरा गांधी के चुनाव को चुनौती दी गई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में।
उनके जो अपोजिट चुनाव लड़ रहे थे राजनारायण, उनके द्वारा। और आपको हमने बताया 12 जून 1975 को चुनाव उनका अवैध घोषित हो गया इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा। 39th अमेंडमेंट प्रस्तावित होने की डेट, कब यह प्रस्तावित हुआ आप देख लीजिएगा, ठीक है, लेकिन 12 अपना ढूंढ ढांढ लीजिएगा कब प्रस्तावित हुआ और कब पास हुआ, सारी चीजें, ठीक है। 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध घोषित हो गया और 26 जून 1975 को इस देश में इमरजेंसी आ गई, जो कि पहले से चल रही थी, लेकिन वह आक्रमण के आधार पर जो इमरजेंसी आपको बता रहे थे, तो हमने बताया था 1971 से इमरजेंसी इन कंटिन्यूएशन में थी, लेकिन वो बाह्य आक्रमण के आधार पर थी। बाह्य आक्रमण या युद्ध, देख लीजिएगा, युद्ध या बाह्य, नहीं युद्ध के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर तो आज तक लगी नहीं, ठीक है, तो उसके आधार पर चली रही थी। और आपका 26 जून 1975 को आंतरिक अशांति के आधार पर भी इमरजेंसी लगा दी गई। 12 जून 1975 से लेकर 26 जून 1975 के बीच इन 14 दिनों में ऐसा क्या हुआ देश में जिससे आंतरिक अशांति आ गई, यह खोज का विषय है। और इस विषय पर शाह कमीशन गठित हुआ था, उसने कहा कि एक भी स्थिति, एक भी घटना पूरे देश में 14 दिनों में नहीं हुई जिसके आधार पर इमरजेंसी के पोजीशन को जायज कहा जा सके, ठीक है। शाह कमीशन ने बाद में यह कहा। इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध घोषित होते ही 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रस्तावित हुआ। अब 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसके माध्यम से क्या किया गया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री, इनके चुनाव को किसी भी न्यायालय में आगे से चुनौती नहीं दी जाएगी, इस प्रकार की बात शामिल की गई। अनुच्छेद 329 अनुच्छेद 329 यह कहता है कि अगर किसी भी चुनाव को आपको चुनौती देनी है, संसद के सदस्यों को, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, उनके बारे में तो शायद 71 अनुच्छेद है, वो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट सुनेगा उसको। 71 हो, 72 हो, 72 तो नहीं होना चाहिए क्योंकि 72 शायद समाधान की शक्तियां हैं उनकी, 73 में कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग है, मेरा ख्याल है 71 ही होना चाहिए। उसमें लिखा है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव से संबंधित याचिकाएं सुनेगा। और जो अनुच्छेद 329 है उसमें यह लिखा है कि संसद के जो सदस्य होंगे या जो विधानसभाओं के सदस्य होंगे, विधानसभाओं के लिए शायद 329 में लिखा है या नहीं लिखा, हम कंफर्म नहीं, लेकिन संसद के लिए कंफर्म, उनके चुनाव को चुनौती देने के लिए कैसे दी जाएगी और किस किस तरह और किस न्यायालय के द्वारा उनका चुनाव अवैध घोषित किया जा सकेगा, अगर वो अवैध है तो इसके संबंध में संसद को विधि बनाने का हक होगा। और संसद ने विधि बना रखी थी, पीपुल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट, उसके अंतर्गत ही राजनारायण ने चुनाव याचिका फाइल की थी और उसके अंतर्गत ही इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध घोषित हुआ था। अब एक संशोधन प्रस्तावित किया गया। अब देखिए एक चीज और भी होती है, अब कोई काम कर रहे हैं, कोई काम, हमेशा उस काम के करने के पीछे मंशा ये देखी जाएगी। अगर महाभारत के युद्ध की बात करें तो जो भीष्म का कैरेक्टर है वो कृष्ण से किसी मामले में कम नहीं है, किसी मामले में, न तो वीरता में, न सच्चरित्रता में, ठीक है, न ज्ञान में, न बुद्धि में, किसी में कम नहीं। अगर कृष्ण को हम भगवान न माने, मानो माने, तो किसी मामले में कम नहीं बैठेगा। लेकिन कृष्ण पूज्य हो गए,
उन्होंने भगवत्ता हासिल कर ली और भीष्म को सम्मान भले ही हासिल हो गया हो, ये सम्मान तो हासिल कर नहीं हुआ, ये कहें कि उनका अपमान भले ही ना होता हो, ठीक है, अपमान से उनका नाम कोई नहीं लेता, उनका अपमान भले ही ना होता हो, लेकिन सम्मान तो उन्होंने हासिल नहीं किया। कारण क्या है? भीष्म ने देश का विभाजन स्वीकार किया, ठीक है ना, और देश का विभाजन ऐसा नहीं था देश के हितों को ध्यान में रखकर स्वीकार किया हो, यह भी नहीं था। ऐसा नहीं था कि हस्तिनापुर के हितों को ध्यान में रखकर उन्होंने देश विभाजन स्वीकार किया होता ना, अपनी कि सगा सौतेला तो उस समय होता नहीं था, दो, ठीक है, उनके लिए तो कौरव पांडव दोनों बराबर है ना, दोनों ही उनके पोते हैं, दोनों ही उनके पौत्र हैं, तो हमें किसी एक की ओर से न लड़ना पड़े, इसके लिए देश विभाजन कर दो। कायदा अंततः वही हुआ। कायदा तो यह था कि उस दिन ही कह देते कि तुम लोग लड़ो या कुछ हो, देश विभाजन नहीं होगा, ठीक है, राजा कौन होगा इसका फैसला अंततः महाभारत से ही हुआ, उस समय हो जाता, लेकिन नहीं, स्वयं के हितों को ध्यान में रखकर, क्योंकि भीष्म ने देश का विभाजन किया, इसलिए भीष्म किसी सूरत सम्मान के योग्य नहीं हो सकते। दूसरी ओर कृष्ण, जिन्होंने जीवन में अपने सम्मान की चिंता तो की ही नहीं, एक तरफ कह दिया हथियार नहीं उठाएंगे, लेकिन लग रहा है कि हार जाएंगे, जो धर्म का पक्ष है, जो मूल्यों का पक्ष है, जो सिद्धांतों का पक्ष है, वो हार जाएगा, उठा लिया, कतई चिंता नहीं की कि इतिहास कल हमें क्या कहेगा, इसलिए वो महान है। इंदिरा गांधी ने जो 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, वो अपने हितों को ध्यान में रखकर किया, और उसकी भाषा तय करती है कि उन्होंने अपने हितों को ध्यान में रखा। आपने कहा कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा अध्यक्ष और आप यानी प्रधानमंत्री, इनका चुनाव किसी भी आधार पर किसी भी न्यायालय में कोई चुनौती नहीं। हां, केवल एक बात कही है कि ये जो 329 भी कह रही है, 329 भी कह रहे कि संसद के सदस्यों को, ठीक है, उनका चुनाव, या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति यानी 71 कह रहा है कि उनका चुनाव चुनौती देनी, तो कहां देना है? आपका सुप्रीम कोर्ट और इधर हाई कोर्ट। तो 71 को अमेंड किया और उसमें लिख दिया कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट में नहीं दी जाएगी, बल्कि इसके लिए एक अथॉरिटी संसद के कानून से बनेगी, और वो अथॉरिटी उनके सब इलेक्शन के संबंध में सारे विवादों को सुनेगी, और प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, इनके निर्वाचन को सुनने के लिए भी एक अथॉरिटी की नियुक्ति होगी। 329 में संशोधन करके ये बातें जोड़ी गई, उधर 72 में संशोधन करके ये बातें छोड़ दी गई, और वो अथॉरिटी अपनी प्रक्रिया भी स्वयं निर्धारित करेगी, ठीक है, और संसद कानून बनाकर उस अथॉरिटी की नियुक्ति करेगी, उसकी प्रक्रिया डिसाइड करेगी, और वो अथॉरिटी इन लोगों के चुनाव को अन्य किसी आधार पर चुनौती दिया जाना अनुमित नहीं करेगी, अर्थात अन्य किसी आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकेगी, ठीक है, सिवाय अनुच्छेद 102 में जो कुछ वर्णित है उसके सिवाय, ठीक है। अनुच्छेद 102 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 102 में यही बातें लिखी हैं कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र इतनी होनी चाहिए, वो पागल दिवालिया, ठीक है, ये ना हो, यानी आप चुनाव में कितनी भी अवैध प्रैक्टिस करें, आपके चुनाव को चुनौती नहीं मिल सकती, ठीक है ना। और ये कहा कि प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इन्होंने इलेक्शन से पहले कोई गड़बड़ की या इलेक्शन के बाद कुछ किया, इससे कोई मतलब नहीं। केवल 102 वहां जो कुछ लिखा है उसको छोड़कर इनके चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकेगी। एक बात यहां तक भी चलो मान लिया जाए,
यहां तक मानने से क्या होगा, आगे चलो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अब तक जो हो गया वो तो हुआ ही है। अब तक तो जो कानून है वो तो यही है कि अगर कोई चुनाव में अवैध प्रैक्टिसेस करेगा तो उसका चुनाव अवैध घोषित कर दिया जाएगा। और अब तक जो कानून मौजूद है उसके मुताबिक श्रीमती इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध घोषित हो चुका है। तो अगर आगे से ऐसा होगा तो श्रीमती इंदिरा गांधी को क्या फायदा होगा? कुछ नहीं, तुम्हारा तो चुनाव चला ही गया। तो अपने चुनाव को बचाने के लिए, ठीक है, जो अमेंडमेंट की है वो मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको, ठीक है। कहता है, नो लॉ मेड बाय पार्लियामेंट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 39th Amendment Act 1975 insofar as it related to the election petition was to apply or be deemed able to have applied to the election of the Prime Minister or the Speaker of Parliament। ये पहली लाइन है जिसकी कोई लोकतांत्रिक देश अपने प्रधानमंत्री से, ठीक है, लिखने की कल्पना भी नहीं कर सकता। क्या लिखा है कि नो लॉ मेड बाय पार्लियामेंट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 39th Amendment Act 1975, यानी 39वें संविधान संशोधन के प्रवर्तन में आने से पूर्व इस संसद के द्वारा बनाया गया कोई कानून, ठीक है, जहां तक कि वो चुनाव याचिकाओं से संबंधित है, ठीक है, और भी डीम्ड एवर टू हैव अप्लाइड, ठीक है, टू द इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट, जहां तक वो चुनाव याचिकाओं से संबंधित है वहां तक प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष इनके निर्वाचन से संबंधित नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। इस संसद द्वारा बनाया गया कोई कानून, ठीक है, भले ही वो इस 39th अमेंडमेंट एक्ट के पास होने से पूर्व बनाया गया हो, ठीक है ना, जहां तक वो स्पीकर और प्रधानमंत्री के निर्वाचन से संबंध रखता है वहां तक ये माना ही नहीं जाएगा कि कभी वो अस्तित्व में था। अब जब अस्तित्व में नहीं था, ठीक है ना, हमने आपको बताया है कि पार्लियामेंट या कोई भी विधान निर्माण की संस्था लीगल फिक्शन, ठीक है ना, या रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से भी कानूनों को बना सकती है जो भूतलक्षी प्रभाव से लागू हो जाए। क्रिमिनल में नहीं बना सकते, ठीक है, 1920 की वर्जना के कारण क्रिमिनल में नहीं बन सकता, लेकिन बाकी सब में बन सकता है। तो यह कहा कि कोई कानून अस्तित्व में है इलेक्शन पिटीशन से संबंधित, यह माना ही नहीं जाएगा, भले ही वो कानून 39th अमेंडमेंट से पहले बना हो, ठीक है, किसका? प्रधानमंत्री के और लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन के संबंध। तो अगर यह माना ही नहीं जाएगा कि इलेक्शन पिटीशन लाने का कोई कानून है तो फिर इलेक्शन चैलेंज ही नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब जब इलेक्शन चैलेंज ही नहीं हो सकता तो हाईकोर्ट का डिसीजन जो आया है वो नलिफाइड हो गया, क्योंकि हाईकोर्ट का डिसीजन तो पिटीशन पर आया है और पिटीशन लाने के लिए कोई कानून है ये माना ही नहीं जाएगा आगे से। इसका मतलब यह मान लिया जाएगा कि पीछे जो इलेक्शन पिटीशन आई वो वस्तुतः यानी डिफैक्टो आई ही नहीं, ठीक है, यह माना जाएगा, सॉरी उल्टा बोल गए, यानी यह माना जाएगा कि जो इलेक्शन पिटीशन आई और हाईकोर्ट ने जिस इलेक्शन पिटीशन पर चुनाव को अवैध घोषित किया वो इलेक्शन पिटीशन डिफैक्टो तो आई, वस्तुतः तो आई, लेकिन डी ज्यूरे यानी विधिता वो कभी आई ही नहीं, ये इसका प्रभाव होगा, ठीक है ना। इस पहले फिर सेकंड देखें जरा, यही नहीं रुके, इलेक्शन पिटीशन आई नहीं ये मान लिया जाएगा। अब आगे कहते हैं सच इलेक्शन वाज नॉट टू बी डीम्ड टू बी वॉइड और एबल टू हैव बिकम वॉइड ऑन एनी ग्राउंड on which such election could be declared to be void or has been declared to be void under any such law।
यानी 39th अमेंडमेंट से पहले जो कानून है उसके मुताबिक अगर किसी निर्वाचन को अवैध घोषित किया गया है तो यह माना जाएगा कि उसे कभी भी अवैध घोषित नहीं किया गया और वो कभी भी अवैध नहीं था, और चाहे वो किसी भी ग्राउंड पर अवैध घोषित हुआ हो। ठीक है, तो हाईकोर्ट का डिसीजन भी खत्म, पिटीशन तो नहीं आ सकती थी, हाईकोर्ट का डिसीजन भी खत्म। ठीक, तीसरा जरा देखें, नॉट विद स्टैंडिंग एनी कोर्ट ऑर्डर डिक्लेयरिंग सच इलेक्शन टू बी वॉइड इट वॉज टू कंटिन्यू टू बी वैलिड इन ऑल रेस्पेक्ट। ये और मजेदार बात आ गई, लिख दिया कि किसी न्यायालय के किसी निर्णय के होते हुए भी वो इलेक्शन जो कि शून्य घोषित किया जा चुका है, शून्य घोषित हुआ यह नहीं माना जाएगा, बल्कि उसे सभी अर्थों के लिए वैध माना जाएगा। ठीक, ये आ गया। अब जरा चौथा देखें, कहता एनी सच ऑर्डर एंड एनी फाइंडिंग on which such order was based was to be deemed always to have been void and of no effect। कहा कि वो पिटीशन और वो निर्णय जिस आधार पर आधारित है उसके बारे में माना जाएगा कि ये आधार कभी था ही नहीं और कभी अस्तित्व में ही नहीं रहा। ठीक है, ये केवल इसीलिए लेकर हम आज आए थे कि आपको जरा दिखाते हैं कि वो जो संविधान बचा रहे हैं, जिनके वंशज आज पार्लियामेंट में बैठकर उन्होंने क्या किया है। ठीक है, ये किया गया है, और ये सिर्फ किया नहीं, इसको पास किया। ठीक है, अब आप खुद देख लो कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किसके हितों को ध्यान में रखकर किया गया है, और ये लौह महिला है। ऐसी लौह महिला होती है तो न हो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, 1975 की इमरजेंसी, 39th अमेंडमेंट, 42nd अभी और मजेदार आएगा। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट जैसे अमेंडमेंट जिन्होंने किए ये संविधान बचाएंगे, और इनके मन में संविधान बचाने की बात ही इसलिए आती है। हमें तो कल पढ़ते समय यही लग रहा था कि आप जैसे होते हैं दुनिया आपको वैसी दिखती है। ठीक है ना, दुनिया का कौन सा रंग है पता नहीं, क्योंकि आप इसमें जो रंग देखेंगे वो स्वयं आपका रंग होगा। ठीक है, आपका अपना रंग ही दुनिया में दिखाई देता है। ठीक है ना, इसीलिए कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। ठीक है, या इसी को कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखिए तिन तैसी। क्योंकि इन्होंने मेजॉरिटी होने पर ये सब किया है। ठीक है ना भाई, हम अपनी ओर से तो नहीं बोल रहे, आपको लाइब्रेरीज में सब जगह ये उपलब्ध मिलेगा। तो इन्होंने चूंकि मेजॉरिटी आने पर ये किया है कि संविधान को इस ढंग से संशोधित करने की कोशिश की है कि इनके हितों का पोषण हो। इसलिए इन्हें यह लगता है कि अन्य लोग भी ऐसा कर सकते हैं, अन्यथा जैसे किसी के मन में आएगा ही कैसे कि यह भी किया जा सकता है, लेकिन किया गया है। किया गया, ऐसा भी नहीं हुआ खाली प्रस्तावित हुआ, इस 39th अमेंडमेंट को पास किया। ठीक है, इस 39th अमेंडमेंट को चुनौती मिल गई। हमने शायद पहले ये कहा है, जहां तक हमें याद पड़ रहा है, कि 39th अमेंडमेंट सुप्रीम कोर्ट ने आपातकाल के बाद उसकी वैधता डिसाइड की है। शायद हमने कहीं ये बोला है, हम सही स्थिति यह है कि मेरे मुंह से निकल गया होगा, 39th अमेंडमेंट की वैधता कब डिसाइड की सुप्रीम कोर्ट ने। इसका सन हमें ढूंढने से मिला नहीं, आप लोग ढूंढ लीजिएगा, बताइएगा हमें भी कि 39वां संविधान संशोधन जब चुनौती मिली, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में इस संविधान से, क्योंकि केशवानंद भारती आ चुका है और बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल आ गया, उस प्रिंसिपल के आधार पर 39th अमेंडमेंट को चुनौती दी गई और यह तर्क रखा गया कि यह संविधान का संशोधन मूल ढांचे के विरुद्ध है। क्योंकि मूल ढांचे में 5 चीजें आपने बताई,
सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है, लोकतंत्रात्मक शासन पद्धति, सेकुलरिज्म और फेडरलिज्म, ठीक है। 3 चीजें और बताई गई थी, उनकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन 3 चीजें अलग अलग जजों ने बताई थी। 5 चीजों पर सब सर्वसम्मत, ठीक है, सभी सहमत थे, इसलिए 5 मानी जाती हैं, 3 अन्य भी आई थी। इसके आधार पर चुनौती दी गई। तो अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है कि बेसिक फीचर जो माने गए हैं उनको नुकसान पहुंचाने वाला कोई संविधान संशोधन नहीं किया जाएगा। उस समय तक बात यही थी कि कोई संविधान संशोधन नहीं किया जाएगा। अब तो बात यह भी कि कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन और कोई लेजिस्लेटिव एक्शन भी ऐसा नहीं होगा जो संविधान के मूल ढांचे को नुकसान पहुंचाए। उस समय तक केवल इतना ही था कि कोई संविधान का संशोधन ऐसा नहीं होगा। तो कुछ फेस सेविंग एक्सरसाइज भी होती है। अभी हम कुछ कहें तो अभी कैसे ये कहते हैं कि ना थूक के चाट कैसे लें, ठीक है ना। तो अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा 73 और 75 अगर कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के हिसाब से देखें तो ये तो तुरंत की बात मानी जाएगी। तो चुनौती मिल गई है, क्योंकि चुनौती में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो अभी बता रहे हैं। अब एक चीज, ठीक है, अब ये बाद में बताना, तब फिर अगले लेक्चर में ले लेंगे, अब इस समय नहीं आ रहा ना। जैसे आप लोग बता रहे हैं ना कि इस डेट में हुआ, इस डेट में हुआ, अब वो डेट्स एकदम देखने में नहीं आ रही हैं, बाद में बताइएगा लिख के तो कर लेंगे। एक चीज अब आपके ध्यान में आती होगी कि आखिर प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा अध्यक्ष, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट आगे भी तो होते रहेंगे, और अगर 39th अमेंडमेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल न भी होता तो खाली इंदिरा गांधी तो थोड़े ना, बाकी कोई भी प्रधानमंत्री बनेगा तो उसके निर्वाचन को चुनौती नहीं मिल पाएगी। तो यह आरोप इंदिरा गांधी पर कैसे लगाया जा सकता है जो हम लगाते हैं कि उन्होंने निजी हितों को ध्यान में रखकर ऐसा किया। जरा आप जस्टिस हेगड़े की टिप्पणी पढ़ लीजिएगा, कहीं मिल जाएगी आपको, ठीक है। जस्टिस हेगड़े ने केशवानंद भारती डिसाइड करते समय लिखा कि प्रैक्टिकली हिंदुस्तान में केवल एक पार्टी का शासन है, कांग्रेस, नाम लेकर लिखा है केवल एक पार्टी, केवल एक पार्टी का शासन है प्रैक्टिकली। सभी राज्यों में वही शासन में है और केंद्र में भी वही शासन में है। और शब्द जो प्रयोग किए हैं जस्टिस हेगड़े ने वो बता रहा हूं, उनका रेडियो स्वतंत्र है सरकार की प्रशंसा करने के लिए, यही शब्द प्रयोग किए हैं कि प्रेस इज फ्री टू प्रेज, ठीक है, कि प्रेस स्वतंत्र है काय के लिए, प्रशंसा करने के लिए सरकार की। यह स्थिति है उस समय की, ठीक है। और हमने कहा कि आप लोग तो बहुत बाद में पैदा हुए हैं, हम उस समय रहे हैं, छोटे थे काफी, लेकिन हमें याद है, हमारे घर पे मम्मी पापा दोनों लोग नौकरी में हैं, तो वो ये कहा करते थे कांग्रेस ने हमें रोटी दी, जबकि अरे सरकार किसी पार्टी की थोड़ी होती है, हम अपनी मेहनत की रोटी खा रहे हैं। अगर हम घर में बैठ जाए तो कांग्रेस हमें रोटी देने थोड़ी है, लेकिन हम आपको यह बता रहे कि यह सोच थी जनता की। क्यों? क्योंकि अभिव्यक्ति के जितने माध्यम हैं, चाहे वो रेडियो, हम नहीं कर रहे, जस्टिस हेगड़े उनकी टिप्पणी में हम ढूंढ के दिखा देंगे आपको पूरी तरह पढ़कर। उन्होंने कहा कि प्रैक्टिकली कुछ है ही नहीं, प्रैक्टिकली तो केवल कहने भर को, आधे राज्यों को समर्थन अगर चाहिए तो अभी मिल जाएगा, अभी मिल जाएगा। केशवानंद भारती में उन्होंने यही कहा, उन्होंने कहा जो चाहो सो संशोधन कर दो, जो चाहो सो कर दो, कोई रोक नहीं है। कारण यह है कि ह्यूज मेजॉरिटी कांग्रेस के पास है, सारी स्टेट में वही सब उसमें है। जस्टिस हेगड़े ना आरएसएस के एजेंट है, ना बीजेपी के एजेंट है, और ना ही, ठीक है, जो आप लोग भक्त बताया करते हैं वो हैं। जस्टिस हेगड़े 1973 में केशवानंद भारती डिसाइड कर रहे हैं, और उनका प्रैक्टिकली कुछ है ही नहीं। प्रैक्टिकली तो अभी चाहे जो कुछ आधे राज्यों को समर्थन चाहिए अभी मिल जाएगा,
जो चाहो संशोधित करके रख दो। उन्होंने कहा प्रेस कोई सवाल नहीं उठाएगी, क्योंकि ये शब्द लिखे उन्होंने की प्रेस फ्री है, काहे के लिए? प्रशंसा के लिए। ठीक है, प्रेस इज फ्री टू प्रेस, ये शब्द है उनके। और बाद में जस्टिस हेगड़े ने इस्तीफा दे दिया सुप्रीम कोर्ट से। कब दिया ये भी देख लीजिएगा, जस्टिस हेगड़े ने कब इस्तीफा दिया। जस्टिस हेगड़े, जो कि उनका पूरा नाम हमें याद नहीं है, लेकिन ये देखिए जस्टिस हेगड़े जो पार्टिसिपेट कर रहे थे केशवानंद भारती में, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस्तीफा कब दिया, देख लीजिएगा ये। तो ये स्थिति रही है। तो उस समय इंदिरा गांधी को ये सोच ही नहीं सकती थी वो कभी कि ये स्थिति भी आ जाएगी कि लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए भी लाले पड़ जाएंगे। ठीक है ना, ये तो वो सोच ही नहीं सकती थी। उन्हें तो लगता था हमारा ही खानदान रहेगा प्राइम मिनिस्टर, इसलिए ऐसे संशोधन कर लो। और ये सिर्फ उन्होंने अपने हितों को ध्यान में रखकर किया, नहीं तो ये भाषा ये हो सकती है किसी भी। खैर हुआ तो अब संशोधन हो गया। संशोधन होने के बाद इसको 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चुनौती मिली सुप्रीम कोर्ट में। 5 जजों की पीठ ने इसको डिसाइड किया, जिसमें चीफ जस्टिस हम पहले बोल गए हैं कहीं पर कि चंद्रचूड़ थे, नहीं, चीफ जस्टिस राय थे उस समय। ठीक है, जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस मैथ्यू, जस्टिस खन्ना। ठीक है, इन्हीं ये 4 खन्ना को बाईपास करके, क्योंकि इन्होंने 39 अमेंडमेंट, ठीक है, इन्हीं ये 4 जो इलेक्शन पिटीशन डिसाइड हुई थी जिस समय राजनारायण की, और इनका इलेक्शन चुनाव अवैध घोषित हुआ, इन्होंने अपील की सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में अपील थी कि उस दिन जस्टिस एच.आर. खन्ना बैठे हुए थे पीठ में, और जस्टिस एच.आर. खन्ना, उसके बाद कोर्ट बंद हो रहा था, जस्टिस एच.आर. खन्ना ने स्टे नहीं किया था इलाहाबाद हाईकोर्ट के डिसीजन को। ठीक है ना, इलाहाबाद हाईकोर्ट के डिसीजन को स्टे नहीं किया, तो फिर तो अवैध हो गया चुनाव। ठीक है, अब ये ठीक है 6 महीने तक तुम तब भी बनी रह सकती थी प्राइम मिनिस्टर, लेकिन ये थोड़ा फेस सेविंग नहीं था, इसलिए 39 अमेंडमेंट प्रस्तावित कर लिया, क्योंकि तुम घर की खेती है, चाहे तो कुछ कर दो। ठीक है, 39 अमेंडमेंट प्रस्तावित कर लिया, वो पास कर लिया। अब पास कर लिया तो अब तो वो उन्होंने लिख ही लिया कि पिटीशन को लागू होने वाला कानून कभी अस्तित्व में था, ये माना ही नहीं जाएगा। कोई डिसीजन हो हाईकोर्ट का, किसी भी कोर्ट का हो, सब शून्य माना जाएगा। ये हो ही गया। इन्हीं एच.आर. खन्ना को सीनियरिटी के बावजूद चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया। तो आपातकाल में ये सब समसामयिक घटनाएं हैं। आपातकाल में जस्टिस बेग हैं जिन्होंने एडीएम शुक्ला डिसाइड किया, जिसमें एडीएम शुक्ला डिसाइड करते समय उन्होंने ये कहा था कि रूल ऑफ लॉ, ठीक है, इसके मुताबिक गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। ये पूरी दुनिया में सिद्धांत होगा, लेकिन हिंदुस्तान में यह सिद्धांत अनुच्छेद 21 के कारण मान्य है, और चूंकि अनुच्छेद 21 सस्पेंड है, इसलिए इस समय गवर्नमेंट कुछ भी करे हम उसे रोकने में सक्षम नहीं है। ठीक है, यद्यपि गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं करना चाहिए, इस ढंग की भाषा जस्टिस बेग ने बोली थी। और जस्टिस बेग ही बाद में अब चीफ जस्टिस बनेंगे। सीनियरिटी रूल बाईपास होगा, एच.आर. खन्ना चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे, और फिर उसके बाद कॉलेजियम सिस्टम की बात आएगी 1993 में। ठीक है ना, ये सब घटनाएं कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का हिस्सा हैं, और जैसे ही आप ये पढ़ेंगे, है क्या, ये कहीं बताई जाएंगी आपको ये बातें, वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा कि जो संविधान बचा रहे हैं ये क्यों बचा रहे हैं, और क्या बचाएंगे और क्या करेंगे, और क्या क्या हो चुका है। तो ये लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो जस्टिस मैथ्यू ने ये कहा कि ये जो डिसीजन है, ये 3 इसेंशियल फीचर जो कॉन्स्टिट्यूशन के हैं उन्हें वायलेट कर रहा है। रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है ना, और सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 3 को वायलेट कर रहा है। ये डिसीजन नहीं, ये संविधान का संशोधन, ये 3 इसेंशियल फीचर वायलेट कर रहा है, जिसमें जस्टिस मैथ्यू ने सबसे ज्यादा जोर इस बात पर दिया कि सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने इस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया
कि सेपरेशन ऑफ पावर को डिस्टर्ब कर रहा है। और जो चीफ जस्टिस महोदय राय थे, उन्होंने इसे रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट माना। जस्टिस एच.आर. खन्ना का कहना यह था ये जो प्रतिष्ठा और अवसर की समता ये बात कही जाती है, इसको वायलेट कर रहा है और इसलिए रूल ऑफ लॉ को वायलेट कर रहा है। ठीक है, ये 4 ओपिनियंस थी। चारों ओपिनियंस के कारण और आधार ये बताए सभी जजों ने। जैसे मैथ्यू ने ये कहा कि जो कुछ इनेक्ट हुआ, ठीक है, जो कुछ इनेक्ट हुआ उसे लॉ कहा ही नहीं जा सकता। ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अनुच्छेद 13 के अर्थों में ला नहीं है, अदरवाइज तो लाई है। अनुच्छेद 13 के अर्थों में ला नहीं है भाई, अनुच्छेद 13 के अर्थों में ला नहीं है, बाकी तो कानूनी है। 13 के लिए कानून नहीं, अर्थात उस पर 13 का अनुशासन लागू नहीं होगा, 13 के अर्थों में विधि नहीं। और वही अनुच्छेद 368 कह रहा कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया कोई संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अर्थों में विधि नहीं है, बाकी तो विधि है। अच्छा चलो, ये संशोधन आपने 329 का भी संशोधन किया है और पार्लियामेंट को कानून बनाने के लिए अधिकृत किया है कि वो कानून बनाए कि एक अथॉरिटी स्थापित की जाएगी और वो अथॉरिटी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर लोकसभा का और प्राइम मिनिस्टर। राज्यसभा के सभापति कहने की जरूरत है नहीं, क्योंकि उपराष्ट्रपति आपने कही दिया, उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होते ही हैं उसके। इनके इलेक्शन के संबंध में सारी चीजें सुनेगा, तो वहां तो कानून आप बनाएंगे ही। तो ये कानून जो वहां आप बनाएंगे और ये जो संविधान का संशोधन, जिसे अनुच्छेद 13 के अर्थों में भले ही विधि न माने, अदरवाइज तो ये विधि है, ये आपने बनाई। लेकिन क्या ये वाकई विधि है या क्या ये वाकई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है? ठीक है, क्योंकि एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी या एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी संसद को जो हक प्राप्त है वो संविधान का संशोधन करने का हक प्राप्त है। ठीक है ना, क्या हक प्राप्त है? संविधान का संशोधन, यह हक प्राप्त है, या विधान का निर्माण, यह हक प्राप्त है। ठीक है, या तो आप कानून का निर्माण करेंगे या संविधान का संशोधन करेंगे। तो जस्टिस मैथ्यू का यह सवाल है कि वॉट एवर यू हैव डन, जो कुछ आपने किया, क्या इसे विधान का निर्माण कहें, क्या इसे संविधान का संशोधन कहें? क्योंकि आप इसे संविधान का संशोधन नाम देते हैं, आप इसे विधान का निर्माण नाम देते हैं, सिर्फ इस कारण से इसे विधान का निर्माण या संविधान का संशोधन नहीं माना जा सकता, क्योंकि नाम तो कोई किसी को कुछ भी दे दे। ठीक है, तो नाम किसी को कुछ दे देने के कारण संबंधित वस्तु में या संबंधित व्यक्ति में या संबंधित जीव में नाम के अनुरूप गुण पैदा नहीं हो जाते हैं। हमने कई बार आपसे चर्चा में कहा कि गाय को गधा कहना शुरू कर दो तो गाय में गधे के गुण, और गधे को गाय कहना शुरू कर दो तो गधे में गाय के गुण ये उत्पन्न नहीं होते हैं। कुछ भी कहो, असल पहचान ये तो गुणों के आधार पर की जाएगी, नाम के आधार पर नहीं हो सकती। तो जस्टिस मैथ्यू का यही तर्क है कि आपने कहा कि किसी न्यायालय का कोई निर्णय, ठीक है, अस्तित्व में कभी था यह माना ही नहीं जाएगा। ठीक है ना, आपने कहा कि प्रधानमंत्री के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका प्रस्तुत करने का कोई कानून कभी था, यह माना ही नहीं जाएगा। आगे बढ़कर आपने यह भी कहा कि किसी बात के होते हुए भी इस संविधान में अगर किसी निर्वाचन को अवैध घोषित किया गया है किसी भी न्यायालय के द्वारा, तो इस संविधान संशोधन के बाद वह
चुनाव हमेशा के लिए, हर उद्देश्य के लिए वैध माना जाएगा, ये कहा है आपने, ठीक है ना। तो ये कानून की सूरत में निर्णय है, ठीक है ना, ये जजमेंट है, ठीक है, कानून की सूरत में ये जजमेंट है, और ये जजमेंट है जिसे पारित करने की कोई ताकत आपके पास नहीं है। आप क्या कर सकते हो? विधान का निर्माण या संविधान संशोधन। आपने विधान के निर्माण और संविधान के संशोधन के नाम पर जो किया है वो है जुडिशियल फंक्शन, जो न्यायिक कृत्य है उसका संपादन, क्योंकि आपने एक चुनाव जो अवैध घोषित हो गया था उसे वैध घोषित कर लिया, ठीक है। और ये आप कर ही नहीं सकते थे बिकॉज सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल ऑफ लॉ है, ठीक है। और रूल ऑफ लॉ ये कहता है, रूल ऑफ लॉ का मतलब इस कानून का शासन नहीं होता, रूल ऑफ लॉ का मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस में हमने अभी कहा कि जो आप कर सकते हैं सिर्फ वही करेंगे, उसे करने के नाम पर कुछ भी नहीं करेंगे, और जो कुछ आप कर सकते हैं वो जिन सीमाओं और मर्यादाओं के अधीन कर सकते हैं उन्हीं सीमाओं और मर्यादाओं के अधीन करेंगे, मनमर्जी नहीं चलेगी। आपने इसमें मनमर्जी चलाई है। और एक टर्म उपयोग किया जस्टिस मैथ्यू ने, उन्होंने कहा यू हैव पास द बिल ऑफ अटेंडर। ये बिल ऑफ अटेंडर आप डालेंगे विकिपीडिया या उस पर तो वो बताएगा कि बिल ऑफ अटेंडर एक विशेष प्रकार का कानून होता है, ठीक है, जिसे बिना किसी ATTAINDER ऐसे करके बिल ऑफ अटेंडर होता है, वो बताएगा कि बिना किसी विधिक प्रक्रिया के जब संसद या विधान निर्माण की इकाई कोई कानून बना देती है कि अमुक समुदाय दोषी है, अमुक व्यक्ति दोषी है, या अमुक व्यक्ति निर्दोष है, अमुक समुदाय निर्दोष है, तो इसे बिल ऑफ अटेंडर कहा जाता है। तो उनका यू हैव पास द बिल ऑफ अटेंडर इन फेवर ऑफ योर सेल्फ, और इसकी कोई ताकत आप में नहीं। और उन्होंने कहा ये आपने किया, न्यायिक निर्णय पारित कर दिया, किसके? संविधान के संशोधन के नाम पर, जिसकी कोई ताकत आपको नहीं थी। और ऐसा आपने, जो जुडिशियल प्रोसेस न्यायिक प्रक्रिया होती है उसमें जो तरीके अपनाए जाते हैं तथ्यों को संकलित करने की, तुम साक्ष्य दोगे, तुम साक्ष्य दोगे, तो साक्ष्यों के माध्यम से तथ्य ही तो संकलित होते हैं, और संकलित तथ्यों के आधार पर जो निर्णय दिया जाता है उस प्रक्रिया का वायलेशन करके बिल ऑफ अटेंडर के तरीके से अपने पक्ष में एक निर्णय कर लिया। और मर्यादा यह है कि आप ये कर सकते हैं कि कोई न्यायालय का निर्णय जिस आधार पर आधारित है उस आधार को भविष्य के लिए खत्म कर दें, ये संभव है आपके विधान निर्माण की शक्ति के अंतर्गत, लेकिन ये कर ही नहीं सकते आप कि जो पूर्व से आधार मौजूद है उसके आधार पर कोई निर्णय दिया गया, उस निर्णय को शून्य आप कर दें, ये तो आप कर ही नहीं सकते। यहां आपने निर्णय शून्य कर दिया, आपने कहा किसी न्यायालय का कोई निर्णय कभी अस्तित्व में था ये माना ही नहीं जाएगा, ठीक है। और वो निर्णय अगर चुनाव को अवैध घोषित करता है तो किसी बात के होते हुए भी चुनाव सभी उद्देश्यों के लिए वैध माना जाएगा, ये तरीका नहीं कर सकते हम। तो उन्होंने, जस्टिस मैथ्यू ने इसको तीनों के खिलाफ माना, रूल ऑफ लॉ के खिलाफ माना, सेपरेशन ऑफ पावर के खिलाफ माना, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर में आप न्यायिक निर्णय थोड़ी पारित कर दोगे, और सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसके विरुद्ध भी माना। जस्टिस चंद्रचूड़ ने इसको सेपरेशन ऑफ पावर के खिलाफ और इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी इसके खिलाफ भी माना, और इसे नेचुरल जस्टिस के खिलाफ माना, क्योंकि आपने उस पक्ष को तो सुना ही नहीं जिसने इलेक्शन पिटीशन फाइल की थी, और यह न्यायिक कानून के निर्माण की या संविधान के संशोधन की सूरत में न्यायिक निर्णय पारित करके रख दिया। और उनका यह भी गलत है। चीफ जस्टिस महोदय ने इसे रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट माना, और उस समय एक बात चीफ जस्टिस महोदय ने यह भी कही कि संविधान के संशोधन इसी को लागू होता है आपका
बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल ये कानून को लागू नहीं होता, ठीक है ना। लेकिन कालांतर में ये बात अब बदल चुकी है। अब तो कानून, इसकी वैधता भी बेसिक स्ट्रक्चर के प्रिंसिपल के आधार पर निर्धारित होती है और आपका संविधान संशोधन की तो होती है और कार्यपालिकी कृत्य की भी होती है, ठीक है। जस्टिस मैथ्यू ने कहा कि रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट फ्री एंड फेयर इलेक्शन, अगर ये नहीं है तो कैसे होगा। और फ्री एंड फेयर इलेक्शन को तो ये वायलेट कर रहा है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर चाहे जैसे चुनाव जीत कर आ जाए, चाहे जैसे जो जीत कर आ जाए, उन्हें 102 में वर्णित जो आधार है वो तो बड़े जनरल है कि इतनी उम्र हो, फलाना और ढिमाका, उसके अलावा किसी आधार पर चुनौती नहीं मिलेगी। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन इसी के विरुद्ध है। तो आप तो कई बार ये भी पूछते हैं, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ठीक है, इसकी भी चर्चा इसमें हुई। लेकिन तीन जो बेसिक एसेंशियल फीचर्स माने हैं, रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी यानी रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ द गवर्नेंस और सेपरेशन ऑफ पावर, इसके अगेंस्ट माना। क्यों? क्योंकि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन को रोक रहा था, ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के विरुद्ध था ये संशोधन, ठीक है। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी इसके खिलाफ था, ठीक है, और रूल ऑफ लॉ को वायलेट कर रहा था। इसलिए ये माना गया कि सेपरेशन ऑफ पावर, रूल ऑफ लॉ और सेपरेशन ऑफ पावर, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट के विरुद्ध है। इसलिए ये केशवानंद की रूलिंग के आधार पर शून्य घोषित कर दिया गया, ठीक है ना, शून्य घोषित हुआ। इसके बाद, ठीक है, 42nd अमेंडमेंट लाया गया ड्यूरिंग इमरजेंसी। 39 जब शून्य घोषित हो गया, अब 42nd आएगा, ठीक है ना, और वो भी इन्हीं के द्वारा लाया गया और उसके माध्यम से क्या क्या किया गया उसकी भी चर्चा करेंगे हम लोग। तो 39th अमेंडमेंट में पहली बार बेसिक स्ट्रक्चर के प्रिंसिपल का उपयोग हुआ, ठीक है। आप देखेंगे शंकरी प्रसाद सिंह से लेकर केशवानंद भारती तक एक धारा वही है कि क्या संसद में कोई संविधायी शक्ति है, या विधायी शक्ति के आधार पर वो संविधान का संशोधन करती है। केशवानंद भारती में आ गया कि नहीं, संविधायी शक्ति तो है और संसद हर भाग का संशोधन कर सकती है, किंतु बेसिक स्ट्रक्चर का संशोधन नहीं कर सकते। और 5 चीजें बेसिक स्ट्रक्चर में बता दी। पहली बार उस बेसिक स्ट्रक्चर के प्रिंसिपल का उपयोग, ठीक है, श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा पारित संशोधन के संबंध में हुआ, और दूसरी बार भी उन्हीं के द्वारा पारित 42nd अमेंडमेंट के संबंध में होगा। उसके बाद फिर वामन राव, रघुनाथ राव हैं। तो हमें लगता है कि कल और परसों 2 दिन और लगने चाहिए, बाकी ये समाप्त हो जाएगा, देखेंगे।